Assalamualaikum everyone. Today our topic of discussion is primary bone tumors. मेटास्टेटिक डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी बोन ट्यूमर्स। सब इसमें बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स में सबसे पहले हमारे पास है ओस्टियोकॉन्ड्रोमा, जो कि सबसे कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर है एंड इट occurs in male less than 25 years of age और इसकी लोकेशन होती है मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स यानी कि ग्रोथ प्लेट वाला रीजन। अब इसकी यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये मेटाफाइसिस से अराइज कर रहा है और इसमें क्या होता है, एक लेटरल बर्निंग प्रोजेक्शन ग्रोथ प्लेट की यहाँ से निकलती है, ये जो दिखाई हुई है इसको बोलते हैं एक्सोस्टोसिस, जो कि कंटिन्यू होती है मैरो स्पेस के साथ और इसके ऊपर एक हाइलिन कार्टिलेज की कैप होती है और एक्सरे पर हमें ये इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद है ओस्टियोमा, मिडल एज में होता है और ये सरफेस ऑफ द फेशियल बोन्स पर होता है। इसकी एसोसिएशन होती है गार्डनर सिंड्रोम में, जिसपे हमने पढ़ा था कि फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के साथ अगर ओस्टियोमा भी होगा तो उसको हम बोलेंगे गार्डनर सिंड्रोम। इसके बाद आ जाते हैं ओस्टियोइड ओस्टियोमा और ओस्टियोब्लास्टोमा। ये दोनों ओस्टियोब्लास्ट से राइज करते हैं, दोनों ही मेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं और दोनों ही एक बोनी नाइडस बनाते हैं। अब ओस्टियोइड ओस्टियोमा कॉर्टेक्स में ज़्यादा कॉमन होता है और ओस्टियोब्लास्टोमा वर्टिब्रे में। अब जो इनमें बोनी नाइडस बनता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें लेस दैन 2 सेंटीमीटर होगा और ब्लास्टोमा में मोर देन 2 सेंटीमीटर और इसमें जब बोन पेन होगी वो एनसेड से रिलीव हो जाएगी, लेकिन ओस्टियोब्लास्टोमा की पेन रिलीव नहीं होगी एनसेड से। और इसके अलावा जो ओस्टियोइड ओस्टियोमा है इसकी पेन नाइट पे वर्स कर जाती है। यहाँ पे इन्होंने ओस्टियोइड ओस्टियोमा दिखाया हुआ है कि इसमें जो बोनी नाइडस है उसमें रेडियोल्यूसेंट ओस्टियोइड कोर है और वो सराउंडेड है बाय अ स्क्लेरोटिक बोन। इसके अलावा जो ओस्टियोब्लास्टोमा है ये ज़्यादा मेटास्टेटिक और ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ये बोन को इरोड करता है, जबकि ओस्टियोइड ओस्टियोमा बोन को इरोड नहीं करता। नेक्स्ट ट्यूमर है हमारे पास कॉन्ड्रोमा, जो कि कार्टिलेज का बिनाइन ट्यूमर होता है और ये मेडुला ऑफ द स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड और फीट में राइज करता है। उसके बाद जाइंट सेल ट्यूमर है जिसको हम ओस्टियोक्लास्टोमा भी कहते हैं, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट से राइज करता है, जो कि बोन रिजॉर्प्शन सेल्स हैं। उसकी लोकेशन होती है एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स और ज़्यादा कॉमन ये नी जॉइंट पे होता है। ये लोकली एग्रेसिव बिनाइन ट्यूमर है और इसमें हमें एक्सरे पर मिलती है सोप बबल अपीयरेंस। इस तरह से हमें नज़र आता है एक्सरे पर, जैसे सोप बबल्स होते हैं, क्योंकि इसमें लिटिक लीजन्स होते हैं, इस वजह से इसकी अपीयरेंस ऐसी आ जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। सबसे पहले ओस्टियोसारकोमा, जिसको ओस्टियोजेनिक सारकोमा भी बोलते हैं। इसमें इसमें बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि ये एडल्ट्स में भी होता है, लेस देन 20 ईयर में भी होता है और ओल्डर एडल्ट्स में भी होता है। इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में पेजर डिजीज़, फेमिलियर रेटिनोब्लास्टोमा और लीफ-हेमानी सिंड्रोम। अब इसमें जो लोकेशन है मेटाफाइसिस है और इसमें राइज करता है ये मेलिग्नेंट ओस्टियोब्लास्ट से। प्रेजेंटेशन में पेनफुल एनलार्जिंग मैस और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होंगे। अब एक्सरे पे हमें इसमें कॉडमैन ट्रायंगल नज़र आती है। ड्यू टू पेरिओस्टियम लिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर एक्सरे में हमें कॉडमैन ट्रायंगल मिलेगी और इसके अलावा हमें सनबर्स्ट अपीयरेंस मिलेगी इस तरह से ड्यू टू लिटिक लीजन्स। इसके अलावा ये सबसे मतलब ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर होता है। अगर ये प्राइमरी हो तो फिर तो ये रिस्पॉन्स कर जाता है ट्रीटमेंट को, लेकिन अगर सेकेंडरी है तो फिर इसका प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है। अब इसमें जो हम इसका एक निमोनिक है जिससे हम इसे याद कर सकते हैं, ओस्टियोसारकोमा। ओस्टियो मीन ओस्टियोब्लास्ट से राइज करता है। ऐसे सनबर्स्ट अपीयरेंस होगी। ए से एज जो है बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है। आर से रेटिनोब्लास्टोमा से इसकी एसोसिएशन होती है। उसके बाद सी से कॉडमैन ट्रायंगल, ओ से अदर डिजीज़ेज़ इसकी एसोसिएशन पेजर डिजीज़ से और फैमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा से होती है। एम से मेटाफाइसिस से राइज करता है और ए से इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमें बॉडी एक्स मिलेंगी और साथ में फ्रैक्चर्स। नेक्स्ट इज़ chondrosarcoma, which is common in more than 50 years of age and it arises in medulla of the pelvis. It is tumor of the malignant chondrocytes. उसके बाद यूविंग सारकोमा, इसमें ये ज़्यादातर मेल्स में होता है लेस देन 15 years of age और ये राइज करता है डायफिजिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स में, स्पेशली फीमर में।
अब इसकी राइज़ करता है, और रीजन जो है इसका न्यूरो एक्टोडर्मल सेल से होता है, जिसको हम स्मॉल ब्लू सेल्स भी बोलते हैं। और इसकी जो हमारे पास एक्सरे में हमें मिलती है, इसमें अनियन स्किन अपीयरेंस, इस तरह से हमें इसमें ऑरेंज पील अपीयरेंस मिलती है एक्सरे पर। और इसमें जो जेनेटिक म्यूटेशन होती है 1122 जीन की। Next is the difference between osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Osteoarthritis is a degenerative joint disorder due to mechanical wear and tear, and rheumatoid arthritis is an autoimmune process in which there is inflammation. It induces the formation of pannus, which erode both the cartilage and the bone. Then the predisposing factors, इसमें वो सारे फैक्टर्स होंगे जिससे मैकेनिकल वेयर एंड टीयर होगा जॉइंट का। इंक्रीज्ड एज, फीमेल ओबेसिटी और जॉइंट ट्रोमा। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये ज़्यादातर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स फीमेल्स में कॉमन होते हैं। इसकी एसोसिएशन HLA-DR4 से होती है और टोबैको स्मोकिंग से। ड्यूमाटाइड फैक्टर पॉजिटिव होता है, और जो इसके लिए सबसे स्पेसिफिक एंटीबॉडी वो है एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़। उसके बाद प्रेजेंटेशन आ जाती है। अब इसमें जो पेन हमारे पास होगी वेट बेयरिंग जॉइंट्स में आफ्टर द यूज़ होगी, क्योंकि यूज़ करने के बाद ज़्यादा मैकेनिकल उसकी वेयर एंड टीयर होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा पेन होगी, और रेस्ट करने से इम्प्रूव कर जाएगी। जबकि ये एक ऑटोइम्यून प्रोसेस है, इसमें जब पेशेंट उठेगा तो और उठते साथ ही उसको मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाएगी, उसके सारे जॉइंट्स स्टिफ होंगे, और ये लास्ट करती है मोर देन 1 आवर। और ये रेस्ट के साथ इम्प्रूव करती है, क्योंकि फिर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वॉश आउट हो जाएंगी विद पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इसमें एसिमेट्रिक होती है, क्योंकि जिस जॉइंट पे ज़्यादा वज़न पड़ा होगा उसमें ज़्यादा इसके साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। जबकि ये जो डिज़ीज़ है इसमें एंटीबॉडीज़ जो डिस्ट्रॉय करती हैं वो दोनों जॉइंट्स को इक्वली डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। अब इसमें कोई सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन नहीं होती, इस वजह से इसमें सिस्टेमिक सिम्टम्स भी नहीं आते। जबकि इसमें सिस्टेमिक सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फ़ीवर, फटीग और वेट लॉस। अब उसके बाद आ जाती है जॉइंट फाइंडिंग। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो बोन है वो उसकी ग्रोथ होती रहती है, सिर्फ कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होती है, जिसकी वजह से बोनी स्पर्स हमें नज़र आती हैं। ओस्टियोफाइट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ओस्टियोफाइट्स हैं, बोनी ग्रोथ। इसके अलावा जॉइंट स्पेस नैरो हो जाएगी, और ये एसिमेट्रिक होती है। इसके अलावा हमें सबकॉन्ड्रल सिक्लेरोसिस और सिस्ट भी मिलेंगी। जबकि रूमेटाइड में क्या होता है कि इसमें बोन और कार्टिलेज दोनों की ही डिस्ट्रक्शन होती है। इसमें पेनस बनता है, जो कि एक प्रोलिफरेटिव ग्रैन्युलेशन टिश्यू होता है, जो कि बोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और कार्टिलेज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें भी जो जॉइंट स्पेस है नैरो हो जाती है। इसके अलावा इसमें भी सबकॉन्ड्रल सिस्ट मिलेंगे, और ये सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें। उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड में क्योंकि नॉन इन्फ्लेमेटरी होगा तो WBC का काउंट 2000 से कम होगा, जबकि इसमें 2000 से ज़्यादा होगा। उसके अलावा इसमें जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हमें मिलेंगी हर्बर्डन नोड्स और बर्चर्ड नोड्स, और इसमें हमें मिलेगी अल्नर फिंगर डेविएशन और स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी और बॉटिनर्स डिफ़ॉर्मिटी। अब ये ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है डिस्टल जॉइंट्स की होती है। ओएसिस से याद कर सकते हैं कि डिस्टल जॉइंट्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसे कि पीप डिप फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, इसमें MCP इन्वॉल्व नहीं होता, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। जबकि इसमें प्रॉक्सिमल जॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, MCP, पिप और रिस्ट जॉइंट। इसमें डिप इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट। जो हर बर्डन नोड्स हैं ये डिप पर होते हैं, इसमें भी डी आता है और इसमें भी डी। और जो बर्चर्ड नोड्स हैं ये पिप जॉइंट पर होते हैं, BP से याद कर सकते हैं। और ज़्यादातर कॉमन ये फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट पर होती है। जबकि इसमें स्वान नेक और बॉटिनर्स जो डिफॉर्मिटी है, स्वान नेक में क्या होता है कि इसमें डिप पे फ्लेक्शन होती है और पिप पर एक्सटेंशन होती है। जबकि बॉटिनर्स में क्या होता है कि इसमें डिप पर एक्सटेंशन होती है और पिप पर फ्लेक्शन होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट में पेन रिलीव करने के लिए एनसेड्स देंगे, साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और रूमेटाइड में भी एनसेड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके अलावा इसमें हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स भी देते हैं।
उसके बाद इसमें 2 सिंड्रोम की इसके साथ एसोसिएशन होती है कि रूमेटाइड के साथ न्यूमोकोनियासिस भी है तो इसको हम कैप्लान सिंड्रोम बोलेंगे, और अगर इसके साथ रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ न्यूट्रोपीनिया और स्प्लेनोमेगाली है तो इसको हम बोलते हैं फैल्टी सिंड्रोम। नेक्स्ट इज गाउट। गाउट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मोनोआर्थराइटिस, यानी कि एक तो ये एक्यूट कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन होगी इसमें और सिर्फ एक ही जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होगी। इसमें सोडियम मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल की डेपोजिशन हो जाती है जॉइंट्स में। रिस्क फैक्टर्स में ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेल सेक्स और अल्कोहल यूज़। सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है हाइपर यूरिसीमिया, यहाँ तो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम हो रही है या उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। एक्सक्रीशन कम आइडियोपैथिक रीज़न होती है, लेकिन रीनल फेलियर से प्रेसिपिटेट होती है और कुछ मेडिकेशन की वजह से, जिसमें थायराइड डाययूरेटिक्स आ जाते हैं। ओवर प्रोडक्शन में, जिसमें इसका सेल टर्नओवर ज़्यादा हो जाए, जैसे कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में, लिश-निहान सिंड्रोम में। क्रिस्टल्स नीडल शेप होते हैं, नेगेटिवली बाइफ्रेंजेंट होते हैं पोलराइज लाइट में, और येलो लाइट में पैरेलल लाइट में येलो नजर आएंगे और परपेंडिकुलर लाइट में ब्लू। जॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक होती है। जॉइंट स्वोलन, रेड और पेनफुल होगा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। क्लासिक प्रेजेंटेशन क्या होगी कि इसमें जो मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट है, जो बिग टो का जॉइंट है जिसको हम पोडेग्रा भी बोलते हैं, उसमें पेन होगी और टोफस फॉर्मेशन होगी जो यहाँ पर दिखाया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा एक्यूट अटैक होगा जब हम फूड खाएंगे रिच इन प्रोटीन प्यूरीन्स में, क्योंकि इसकी ब्रेकडाउन से बनता है यूरिक एसिड। इसके अलावा ट्रोमा, डिहाइड्रेशन और अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल क्या करती है कि यूरिक एसिड की जो बाइंडिंग साइट होती हैं उसके साथ ही compete करती है, और ये किडनी से जब एक्सक्रीट होना होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की सिक्रीशन कम हो जाती है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है। एक्यूट अटैक में हमने पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करना है, उसके लिए हम एनसेड्स देंगे, इन्फ्लेमेशन के लिए कोल्किसिन। और क्रोनिक में हमने इसको प्रिवेंट करना है, इसके लिए हम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे देंगे जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कम कर देंगे, यानी कि प्यूरिन्स को कन्वर्ट करना होता है इन्होंने यूरिक एसिड में, तो इसकी इनहिबिशन हो जाएगी तो यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं। इसमें आ जाते हैं एलोप्यूरिनोल और हेप्टोस्टेट। नेक्स्ट इज कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डेपोजिशन डिजीज, तो इसको हम सूडोगाउट भी बोलते हैं। इसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स की डेपोजिशन हो जाती है इन द जॉइंट्स, रहती है मोर देन 50 ईयर ऑफ एज में। आइडियोपैथिक इसकी रीज़न है और सबसे कॉमन नी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है। क्रिस्टल्स के रोम्बॉइड और वीकली पॉजिटिव बाइफिंजेंट होते हैं अंडर द पोलराइज लाइट, और पैरेलल लाइट में ब्लू नजर आएंगे। एक्यूट अटैक में एनसेड्स और कॉल्किसिन दे देंगे और प्रोफाइलैक्सिस में भी कॉल्किसिन दे देंगे। इसमें है ब्लू पीस ऑफ द CPPD, यानी कि पैरेलल लाइट में ये ब्लू नज़र आते हैं, जबकि गाउट में हमने देखा था कि पैरेलल लाइट में येलो थे। पॉजिटिव बायफ्रिंजेंट होता है जबकि गाउट में नेगेटिव बायफ्रिंजेंट होता है। इसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं और गाउट में होते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, और इसको हम सूडोगाउट भी बोलते हैं।